पाठ 4 टैगोर की कलम से। पोटली पाठ की अबाउट द चैप्टर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन के संस्मरणों को बड़ी ही सुंदरता से लिखा है। इन्हें पढ़कर हमें भी अपना बचपन याद आने लगता है। इस पाठ में उनके कुछ खास संस्मरण दिए गए हैं। जब मैं बहुत छोटा था, नौकरों के पास नर्सरी में रहा करता था। उन दिनों धनी परिवारों के लिए यह सामान्य बात थी। बच्चे अपनी माँ को रात में ही देख सकते थे। बीमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात और कम होती थी। नौकर ही उनकी देखभाल करते और कहानियां सुनाते थे। एक ऐसा ही नौकर मेरे यहाँ था, जिसका नाम ब्रजेश्वर था। उसके केश और दाढ़ी भूरे रंग की थी। चेहरे की चमड़ी सूखी और तनी हुई थी। स्वभाव से गंभीर था। सोच समझकर बातें करता था। मैंने सुना था कि पहले वह गांव के किसी स्कूल में पढ़ाया करता था। छुआछूत के मामले में बहुत कठोर था। नहाने के लिए तालाब में जाता तो डुबकी लगाने से पहले पानी को 5-6 बार इधर उधर हटाता। नहाकर लौटते समय वह रास्ते पर इतनी सावधानी से चलता था कि कोई छूत उसे न लग जाए। खाने के मामले में वह बहुत लालची था। हम बच्चों की थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसता था। दूर बैठकर पूरी हिलाता रहता और पूछता, तुम्हें और चाहिए? उसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा होता कि मैं न ही कहता। एक बार न कहने के बाद हां कहने का मौका नहीं देता। दूध के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे। मुझे तो दूध पसंद ही नहीं था। इस तरह कम खाकर भी मैं कमजोर नहीं, ताकतवर ही था। कभी बीमार भी नहीं पड़ा। पेट दर्द किसे कहते हैं वह मैं नहीं जानता था। कभी स्कूल जाने का मन न होता, तभी पेट दर्द के बहाने किया करता था। इससे मेरी माँ परेशान नहीं होती थी। मुस्कुराकर कहती थी, स्कूल मत जाओ। नौकर मुझे रामायण की कहानियां भी सुनाया करते थे। इन कहानियों के आधार पर हमें बांधा भी करते थे। जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़िया से चारों ओर लकीर खींच देते। फिर कहते, छोटे मालिक, इसके बाहर नहीं निकलना। तुम तो जानते ही हो कि लक्ष्मण की खींची रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था। भयानक राक्षस उन्हें पकड़कर ले गया था, याद है ना? मुझे घेरे में बंद कर नौकर चले जाते। मैं खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरगद के पेड़ को देखता। घंटों बैठा रहता। वहीं से मैंने चीजों को ध्यान से देखना और उन्हें अपनी यादों में संजोना सीखा। थोड़ा बड़ा होने पर मुझे नौकरों की देखभाल से अलग कर दिया गया। फिर अपने भाई बहनों से मिलने जुलने के मौके मिलने लगे। मैं अपने पिता की 14वीं संतान था। मेरे कई भतीजे और भांजे भी मुझसे बड़े थे। बड़ी बहन का लड़का सत्य और सोमेंद्र मेरे रोज के साथी थे। सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता रहता था, शांति निकेतन कभी मत जाना। मुझे आश्चर्य होता, क्यों नहीं जाना? पिताजी वहां जाते हैं, वहां उनका मकान है। सत्य कहता, लेकिन वहां का सफर बहुत खतरनाक है। वहां रेलगाड़ी से जाना होता है और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है। लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। जब मैं बड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया। तब जाना रेल की यात्रा वैसी भयानक नहीं थी जैसी सत्य ने बताई थी। मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे। मैं तब 8 साल का था। एक बार बरसात का मौसम था। सड़कों पर पानी भर गया था। मैं चाह रहा था कि मास्टर जी न आ पाएं, लेकिन मेरी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर उनका पैबंद लगा काला छाता दिख ही पड़ा था। अब कोई उपाय नहीं था। मुझे नींद भी आने लगी थी। अजीब बात यह थी कि उनके जाते ही मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। शुरू में स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था। सुबह सत्य और सोमेंद्र को गाड़ी से स्कूल जाते देख मैं भी रोता गिड़गिड़ाता। आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया। घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो? वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल न जाने के लिए रोओगे। और सचमुच वह दिन जल्दी ही आ गया।
पहले ही दिन से मुझे स्कूल से नफरत हो गई। प्रकृति और खुले आकाश से दूर अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना मुझे खराब लगता था। मैं स्कूल से छुट्टी के उपाय सोचता। जो मुंशी जी मेरे भाइयों को अरबी फारसी पढ़ाते थे, उनसे छुट्टी के लिए क्लास टीचर को अर्जी लिखवाने की विनती करता। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे मजा आता था। उन्हीं दिनों मैं कविता भी लिखने लगा। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता। सत्य और सोमेंद्र ने वे कविताएं पढ़ीं तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर मेरे शिक्षकों ने भी वे कविताएं पढ़ीं और तारीफ की। यह बात पिताजी के पास भी पहुंची। उन्होंने कविताएं देखीं और मुस्कुरा पड़े। स्कूल से अरुचि होने के बावजूद मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही। घर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाए जाते। शरीर को स्वस्थ बनाने पर भी जोर दिया जाता। घर में संगीत के स्वर भी गूंजते रहते। तरह तरह के लोग घर आते रहते। कोई भालू नचाता, कोई सांप का खेल दिखलाता, कोई नाटक दिखाता, कोई बाजीगरी। यह सब देखकर हमें बहुत मजा आता। हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता। मुझे रामायण और महाभारत से तो लगाव हो ही चुका था। अब प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को पढ़ने की रुचि जागी। वे किताबें सोने वाले कमरों में अलमारियों में बंद रहती थीं। उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी के छोर से बंधे चाबी के गुच्छों को चुराना भी पड़ता था। जब पिताजी यात्रा पर बाहर गए होते, मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता। उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता। जब मैं 12 वर्ष का था, मेरा उपनयन संस्कार किया गया। केसरिया कपड़े पहनकर और सिर मुड़ाकर कमरे में गायत्री का जाप करने में मुझे बहुत मजा आया। मैं सिर्फ इस बात से परेशान था कि मुड़े सिर से स्कूल कैसे जा पाऊंगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उत्सव समाप्त होने पर पिताजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम कुछ महीनों के लिए मेरे साथ यात्रा पर जाना पसंद करोगे? घर से निकलकर यात्रा पर जाने से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं पिताजी के साथ